यस, पाठ 3 प्रश्नावली 3.5 कक्षा 6 गणित का है, मैथ्स पे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे जो प्रश्न 1 है, जरा देखेंगे क्या कहता है। इसके बहुत से भाग हैं। ये कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है नीचे के प्रश्न में। और ऐसे ABCD दे रखे हैं इसने। सपोज पहला है, यदि कोई संख्या, नंबर ए है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है। जरूरी नहीं है 3 से विभाज्य है तो 9 से भी होगी। 3 दूना 6, 3 से विभाज्य 9 से है क्या? पूर्ण बार नहीं है। 3 चक्को 12 जो है 3 से विभाज्य 9 से है नहीं है, इसलिए पहला वाला रॉन्ग। बी, यदि संख्या 9 से विभाजित है तो वह 3 से भी अवश्य विभाजित होगी। बिल्कुल ठीक है, 9 से है तो 3 से भी होगी। 9 9 18 9 3 27 9 को 36 9 में 45, 9 का पूरा पहाड़ा कोई भी संख्या में जिसमें 9 का भाग जाता है तो 3 का भी उसमें जाएगा। अब हम लेते हैं सी, एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है और वह संख्या 3 और 6 दोनों से विभाज्य होगी। 18 से विभाज्य है, इससे 18 से विभाज्य है, 3 और 6 से भी विभाज्य होगी, डेफिनेट होगी। क्योंकि आप देखिए कोई भी संख्या 18 से अगर उस भाग जाता है तो 3 का भी जाएगा और उसमें 6 का भी भाग जाएगा, डेफिनेटली, बिल्कुल। अब उसके बाद आता है डी को देखते हैं। यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है तो वह 90 से भी विभाज्य होगी। यह पूछ रहा है वो कि क्या होगी या नहीं होगी। 9 और 10 दोनों से विभाज्य है कह रहा है। जैसे 9 9 18, 9 से नहीं, 9 से 18, 10 से नहीं है तो, लेकिन 9.90। फिर ऐसे ही ऐसी संख्या जो 9 से भी है, 10 से भी है और 90 से भी विभाज्य, बिल्कुल होगी। अब उसके बाद आता है ई, यदि दो संख्याएं सहअभाज्य हों तो उनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। जरूरी नहीं है। एफ, 4 से विभाजित सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाजित होंगी। जरूरी नहीं है। फिर आता है जी, अगला क्वेश्चन है, मैं पढ़ते जा रहा हूँ आपके सामने क्वेश्चनों को। जी है, 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से भी विभाज्य होती हैं। बिल्कुल, अगर कोई सी संख्या में 8 का भाग जाएगा तो 4 का भी भाग जरूर जाएगा। अब आता है एच को लेते हैं। यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह योग को भी पूरा विभाजित करेगी। बिल्कुल, अगर कोई संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है, बिल्कुल, तो उनके योग को भी पूरा विभाजित करेगी। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यानी कहने का अर्थ है, सपोज 2 का भाग 4 में भी जाता है और 6 में भी जाता है। दो संख्याओं को अलग अलग विभाजित कर दी। 2 का भाग 4 में भी गया और 6 में भी गया। यहाँ पर देख लो, 4 में भी 2 का भाग गया 2 बार और 6 में भी 2 का भाग गया 3 बार। ठीक है, ये जो है इस पर हम ऐसे तो हमारा था, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग विभाजित कर रही है, 4 को भी, यदि कोई संख्या 2 है वो 4 को भी विभाजित कर रही, 6 को भी, तो इनके योग को भी विभाजित करेगी। 4 धन 6 बट्टे 2 बराबर 10 बट्टे 2 बराबर 5। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है, बिल्कुल ये भी सही है। और अब आता है इसका एफ, जो लास्ट है। यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो वह दोनों संख्याओं को अलग अलग विभाजित करेगी। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। माना कोई संख्या योग को, जैसे अगर हम ले लेते हैं कि 6 धन 7 बराबर 13। अच्छा, 13 में तो खैर नहीं जाता। एक ऐसी संख्या लो, 8 धन 7 बराबर 15।
अब 15 को तो 3 या 5 डिवाइड कर रही है, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 पंचे 15, लेकिन 3 जो है अलग अलग इन संख्याओं को विभाजित करे ये जरूरी नहीं है। ऐसे ही 9 धन 6 15 आ जाता है उसमें, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? यहाँ पर सीखना है हमने गुणनखंड वृक्ष सीखना है, ये सीखना है हमने। गुणनखंड वृक्ष कैसे, क्या हुआ गुणनखंड वृक्ष, पहले समझते हैं इसको। माना कोई संख्या है 15, गुणनखंड वृक्ष माने 15 को किन दो संख्याओं से गुणा करके निकाल सकते हैं? 5 गुणा 3, ठीक है। अब इसके गुणनखंड नहीं कर सकते, लेकिन वहीं पर अगर हमारी कोई संख्या 8 है, 8 को हम कैसे निकाल सकते हैं? 2 गुणा 4, फिर 4 को कितने से कर सकते हैं? 2 गुणा 2। तो ये लास्ट जो नंबर आएगा अभाज्य गुणनखंड बचना चाहिए, जिसमें स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है और किसी संख्या का भी भाग नहीं जाता है। तो ऐसे ही वो पूछ रहा है। इसका पहला है, ये हमारे एग्जाम्पल थे, पहला क्वेश्चन है ए, 6 का ए है, 60 है, 60 को पहले उसने दे रखा है पहले ही 6 और 10 से मल्टीप्लाई, फिर 6 को 2 भाग गुणनखंड कर रखे हैं, 3 दूना 6, अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब वो पूछ रहा है 10 में एक है, कह रहा है 5, तो दूसरा क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरा क्या होगा? क्या होगा फिर? 5 दूना 10, इसका मतलब दूसरा क्या होगा? जो ये वाला भाग है खाली वाला, ये क्या होगा? 2 होगा यहाँ पर, ठीक। अब यहीं पर बी है, दूसरा क्वेश्चन है, वो है इसी 60 को फिर बना रखा है, देखिए 60 को कर रखा है उसने, कैसे जरा देखिए, बना रखा है फिगर में। हम इसको लास्ट में इस यहाँ पर भरना है, क्या भरेंगे? 30 इधर कर रखा है, फिर इसको 30 को हम 10 इंटू 3 कर सकते हैं, फिर 10 को हम कर सकते हैं 5 इंटू 2, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा? 30 दूना 60, तो यहाँ पर क्या होगा? 2, ठीक है। ऐसे हम इसको भर सकते हैं, इन सवालों को ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हम गुणनखंड वृक्ष। अब इसी पर लेते हैं, देख रहे हैं ये देखिए हमने क्या किया, 60, 30 और 2, ये बनना था हमें, ठीक है। तो 30 ये खाली कर दिया, फिर 30 के गुणनखंड हैं 10 और 3, फिर 10 के हैं 5 और 2, और 60 30 इंटू 2, 30 दूना 60, वह छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या जिनको आपस में गुणा करने पर यह संख्या प्राप्त होती है। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कह रहा है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है? यस, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, एक भाज्य भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता? बाकी सारी संख्याएं आती, कौन नहीं आती? एक को, किसको? एक को सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक। यानी किसी भी भाज्य संख्या के गुणनखंड करते जाएंगे और अभाज्य तक, सपोज एक 6 को गुणा आता है 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते नहीं है, इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। देखिए ये अभाज्य संख्या है, भाज्य है, ठीक है ना। तो इसमें इंटू 1 हम नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे समझेंगे। फिर आता है इसका
क्वेश्चन है 4। चौथा क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, ये कह रहा है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, ठीक है ना, 9999। अब इसके हमें करने हैं क्या? गुणनखंड। तो बहुत ईजी है गुणनखंड। पहले आप जानते हैं कैसे करते हैं। वह छोटी संख्या जिसका भाग इसमें पूरी बार जाता हो वह है 3। 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9 और 3 तियाँ 9। फिर 3 का भाग इसमें देते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। फिर देखिए इसमें 11 का भाग जाता है। 11 एकम 11, 0, 11 एकम 11। फिर इसमें 101 में किसी का अभाज्य गुणनखंड है, ये अभाज्य संख्या है, ये इसमें किसी का भाग नहीं जाता तो 101 में जाएगा 101 का ही भाग, तो एक बार चलेगा। ठीक है, तो हमारे ये आ गया 9999 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101। बस ये हमें इसके यानी इसके गुणनखंड निकाल दी, जिसमें पुनः उसी अभाज्य का अर्थ है, अभाज्य गुणनखंड का अर्थ है, अभाज्य संख्या का अर्थ है। यहाँ पर जरा ध्यान दो, अभाज्य संख्या का अर्थ है स्वयं उस संख्या में उसी संख्या का भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, यानी स्वयं उसके गुणनखंड 3 गुणा 1 यानी स्वयं 1 है, तो 1 को हम सम्मिलित नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। फिर ऐसे नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही जैसे हमने 4 अंकों की बनाई, ऐसे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे। क्या होगी 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या? 5 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, इसके क्या कर देंगे हम? गुणनखंड कर देंगे। वही इसके क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 पे कि 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए, ये पूछ रहा है। सबसे पहले हमें करना है 1729 के क्या करने हैं? गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमें। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले ऐसी संख्या जिसका भाग इसमें छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग इसमें जाता है वो है हमारा 7। देखो 7 दूना 14, 3 3 2। जब हम 1729 के गुणनखंड होते हैं तो 7 का भाग गया 247 बार। फिर इसमें 13 का भाग जाता है छोटी से छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या किसी से ये विभाज्य नहीं होती है, तो 19 बार जाता है। फिर 19 का भाग, यानी ये कह सकते हैं हम 1729 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे? 7 गुणा 13 गुणा 19। ठीक है, ये होंगे। ओके, ये हमें अब ये कह रहा है क्वेश्चन क्या है? 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है, 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में कोई संबंध है? यस, 7, 13 और 19। 7 और 13 के बीच कितना है? 6। 13 और 9 के 19 के बीच 6। गुणनखंडों में 6 का अंतर
है ये, कोई है कह रहा है वो, ये अभाज्य गुणनखंड आए ना, छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग इसमें जाता है ये हमारे गुणनखंड हो गए। और इनको फिर ये अभाज्य इसलिए हैं कि स्वयं इन्हीं का भाग इसमें जाता है और किसी का भाग नहीं जाता है। अब वो कह रहा है कि क्रमागत माने एक के बाद जो आ रहे हैं इन गुणनखंडों का अंतर कितना है, तो कितना है अंतर, 6 अंतर है। ठीक है, फिर इसी को हम क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। जरा देखिए 7 पे कैसे हमने बना रखा है। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाजित होता है। इस कथन को उदाहरणों की सहायता से समझाइए। बिल्कुल, ये पूछ रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाजित होता है। तो 3 क्रमागत संख्याएं जिनका गुणनफल 6 से विभाजित होता है, ये पूछ रहा है 6 से क्या होता है, विभाजित होता है। ठीक है, तो वह कौन सी होंगी, कैसे हम पता करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि अगर हम जिनका गुणनफल 6 से विभाजित हो, ये संख्याएं जानने के लिए हमें क्या करना है, ज़रा ध्यान दीजिए। नंबर 1 तो सबसे पहले वह 6 का क्या होंगी, 6 का क्या होंगी, गुणज होंगी नंबर 1। यानी 6 का गुणज का अर्थ है 6 का पारा, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 6 18, 6 को 24, ऐसे 6 होगी, 12 होगी, 18 होगी, 24 होगी। यानी कोई ना कोई 6 का गुणज का अर्थ है 6 का भाग उसमें जाता है, यानी 6 का पहाड़ा, गुणज मीन्स होता है पहाड़ा, यानी 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 18, 6 को 24 या 5 6 30, या तो 6 होगी, 18 होगी, 24 होगी, 30 होगी, ऐसे हम कोई ना कोई ऐसी संख्या होगी। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर दूसरा ये होगा एक संख्या उनमें से जो 3 क्रमागत संख्या होंगी उनमें एक संख्या सम संख्या होगी। बिल्कुल ठीक है, एक संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। एक ये कंडीशन आएगी इसमें, तभी बनेगा वो, समझ लीजिए। और एक और आएगी कि इसमें और एक संख्या 3 का गुणज भी होगी। गुणज माने 3 का पहाड़ा, 3 6 9 12, कोई ना कोई। अब हम लेते हैं सपोज, माना एक ध्यान दीजिए, एक क्रमागत यानी एक संख्या माना है 2, एक संख्या है 3 और एक संख्या है 4। देखिए एक तो सम संख्या होगी, इसमें है 4, और उसमें देखिए 3 का गुणज है 3 है, 4 3 12 दूना 24। ये कौन सी संख्याएं हैं, क्रमागत संख्या। क्या हुई क्रमागत, क्रम से 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 24। ठीक है ना। अब इसी को देख लीजिए, हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, इसका 2 का अगर हम 3 का गुणज 3 दूना 6 कर देते हैं, ध्यान दीजिए 6, और 2 का 2 दूनी 4। अब 4 5 6 यानी 4 5 और 6 कितना हो गया, ये 120। अंश को 20, 6 दूना 12, 120। देखिए क्रमागत है, क्रमागत संख्या 4 5 6, लेकिन उसका मान 120। इसमें भी हम 6 का भाग जाता है, 6 6 को 24 और बटे 6 बराबर 20 से जा रहा है ना। तो ये कंडीशन हमें फुलफिल हो जा रही है। ठीक है, ऐसी 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो 4 से नेक्स्ट बनाते हैं। इसी के बाद हम एक अगला सवाल बनाते हैं कि कैसे। नेक्स्ट है 2 क्रमागत माने एक के बाद एक, 2 क्रमागत विषम संख्या है। अब विषम का अर्थ है माना कोई संख्या 3 है तो उसकी विषम संख्या क्रमागत कौन सी होगी, 5। 4 तो सम हो गई ना। 2 क्रमागत विषम संख्याओं
का योग 4 से विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है? 4 से। लेते हैं, चलिए, एक 3 है विषम संख्या, और दूसरी कौन सी होगी जो 4 से डिवाइड होगी? 3 के बाद 5 क्या आती है? 5 5 ना 8। ये किससे होगी? 4 से विभाजित। ठीक, क्लियर। फिर अगला 5, दूसरी कौन की? 5 के बाद 7 6 तो क्या हो जाएगी? सम हो जाएगी। तो ये विषम पूछ रहा है। 12 12 भी किससे होती है? 4 से विभाजित होती है। फिर नेक्स्ट देखिए, 7 धन 9 कितना हो गया? 16। ये भी किससे हो रही है? 4 से विभाजित होती है। और फिर नेक्स्ट ले लेते हैं, 9 धन 11 बराबर 20। ये भी किससे होती है? 4 से विभाजित हो जाए। तो क्लियर हमें मिल गया। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 ये है, एक ये है, ये आंसर है इसके, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। ठीक। और नेक्स्ट इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, निम्न में से किन व्यंजनों के अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं? अभाज्य माने मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि वह जिनके बाद में गुणनखंड नहीं होते हैं, यानी स्वयं उस संख्या का भाग उसी में जाता और किसी का नहीं जाता है, इसको कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्लियर। अब कैसे भी जरा देखते हैं, एक दो क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमने बताना है कि कौन से हैं और कौन से नहीं है। 24 को ले लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 4। फिर ले लेते हैं 56 को, क्वेश्चन दे रखा है आपके बुक में, 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर ले लेते हैं 56 के बाद 70। नेक्स्ट है 2 गुणा 5 गुणा 7। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 54, 2 गुणा 3 गुणा 9। अब ये कह रहा है कि किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं, यानी जिनमें, जैसे इसको ले लेते हैं, देखिए 2 गुणा 3, 3 दूना 6 चौको 24। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते थे? 2 गुणा 2 लिख सकते थे, तब वो आई अभाज्य। लेकिन 4 स्वयं भाज्य है, अभाज्य नहीं है, क्योंकि 4 में 2 का भाग जा रहा है। तो एक तो जो है ये पूछ रहा है कि इसमें हमने क्या पूछ रहा है, वो अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं कि इसमें हमारे अभाज्य गुणनखंड नहीं किए गए हैं। 56 में देखो 2 गुणा 2, 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, बिल्कुल ठीक है। 7 दूना 14 दूना 28 दूना 56, बिल्कुल इसमें किए गए हैं, क्योंकि इसमें स्वयं इसी संख्या का भाग जाता है और किसी का भी भाग नहीं जा रहा है। 70 में देखिए 2 5 दूना 10 7 70, देखो 7 में भी 7 का भाग जाता है, अभाज्य है। 5 भी अभाज्य है। अभाज्य का अर्थ बार बार समझा चुका हूँ मैं आपको, स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है और किसी का नहीं। 7 में पूर्ण बार, 7 में और 3 का 2 का 1 का किसी का नहीं जाएगा, 5 में भी किसी का नहीं जाएगा, स्वयं 5। तो ये भी हमारा सही है। लेकिन 54 में देखो 2 गुणा 3 गुणा 9, 9 8 9 27 दूना 54। ये जो 9 है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 गुणा 3, तो इसका मतलब ये भी गलत है। 9 जो है भाज्य अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो हम इस प्रकार इन क्वेश्चनों को करते हैं।